स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के लिए मैथ की धमाकेदार सीरीज, जिसका हमारा नाम है सिलेक्शन सीरीज। और निश्चित तौर पर जो बच्चे सीरीज को ज्वाइन करेंगे उनका सिलेक्शन होना तय है, यानी मैथ वाले पोर्शन में उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो अभी हाल ही में हुए एग्जाम, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था और उसमें एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब थे। तो उन क्वेश्चन को भी देखना है जो इजी थे, वो तो हमें करना ही है, लेकिन साथ में उन क्वेश्चन को भी सीख लेना है जिन्हें देखकर बच्चों के पसीने छूट गए थे। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी सीरीज में होने वाले हैं। चलिए, एक जीव 180 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो एक घंटे का कम समय लगता है, मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने हाल ही में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सीरीज चलाई थी उसमें हमने इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन कराए हैं। तो जिन बच्चों ने सीरीज देखी होगी तो शायद वो इसे कर पाएंगे, और अगर कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के या कर सकते हैं। बाकी करना कैसे है, तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला लिखना होगा, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। अब ऑप्शन से कैसे उड़ा सकते हैं उस बात को आपको समझना है कि टोटल जो यात्रा की दूरी है वो कितनी है, 180 किलोमीटर। एक निश्चित चाल से तय की जाती है, हमें नहीं मालूम वो चाल क्या है, लेकिन एक कंडीशन है हमारे पास, यदि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाता है तो एक घंटे का कम समय लगता है, मूल चाल ज्ञात कीजिए। अब हम सभी जानते हैं कि इन चार ऑप्शन में से एक हमारा आंसर होगा। आंसर का मतलब हमारी मूल चाल यानी कि ओरिजिनल चाल होगी। अब उस व्यक्ति ने दो तरीके से दूरी को तय किया है। 180 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है एक चाल से, मतलब ओरिजिनल चाल से। फिर उसने इसी 180 किलोमीटर को तय किया है बढ़ी हुई चाल से, यानी कि अगर पहले की चाल s किलोमीटर प्रति घंटे थी तो बाद की चाल है s-15, और हमसे फिलहाल पूछ रहा है इस s की वैल्यू यानी कि मूल चाल की। उसके पहले की चाल क्या थी हमसे ये पूछा है। तो अब यहाँ पे जो चाल आप लिखेंगे, यहाँ पे जो आप चाल लिखेंगे, तो चाल से जब भी आप दूरी को भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है, समय। जैसे मान के चलो 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, आपको दूरी तय करना है, और आप 50 की चाल से जा रहे हो तो 50 एकम 50 दूनी 100, ये 2 घंटे क्या है, ये हमारा समय है, यात्रा में लिया गया समय है। तो समय तो ऐसे ही निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल चाल से चलने में जो समय लगा है और नई चाल से चलने में जो समय लगा है उसका अंतर 1 घंटे है, मतलब 1 घंटे का कम समय लगता है। यहाँ पे जिसका भी अंतर 1 घंटे आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हमने माना कि अगर हमारी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी ओरिजिनल, तो 60 एकम 60 दिया, यानी कि यहाँ लगने थे 3 घंटे, 3 घंटे में पहले पहुंच रहा था, अब उसको 1 घंटे कम समय लगता है, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे आना चाहिए। और नई चाल क्या है, नई चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। तो 60 में अगर हम 15 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 75, और 75 दूनी 150, लेकिन फिर भी यहाँ पे 30 बच रहा है, यानी दशमलव में कुछ आएगा। जबकि अगर यहाँ 3 घंटे आया है तो यहाँ आना चाहिए 1 घंटे कम, यानी कि 2 घंटे। क्या यहाँ पे ऐसा हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। और पहला ऑप्शन क्या था, 60 था, यानी कि जब यहाँ 60 लिखने में कंडीशन नहीं बन पा रही तो 75 लिखने में तो और नहीं बन पाएगी, क्योंकि 75 से भाग देने में दशमलव आएगा। यानी हमारा जो भी आंसर होगा 75 में हमें और कम समय लगेगा, मतलब अंतर और कम आएगा। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 60 से कम होगा, यानी 75 तो नहीं हो सकता। या तो हमारा आंसर 45 है या 50 है। इसे हम फिर से क्रॉस चेक करते हैं। कैसे क्रॉस चेक करना है, 180 किलोमीटर जाना है ओरिजिनल चाल से, तो 60 तो फिलहाल आंसर है नहीं। क्या हमारा आंसर 45 है, क्या उस कार की ओरिजिनल चाल 45 है? अगर 45 है तो यहाँ पे जो नई चाल होगी उसकी 60 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाया है और दूरी तो वही है, और शर्त यह है कि 1 घंटे कम समय लगना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 45 से भाग कर रहे हैं, 45 एकम 45 चौके,
यहाँ 4 घंटे, तो यहाँ 1 घंटे कम समय आना चाहिए, यानी कि 3 घंटे आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, तो 60 एकम 60 या यानी कि 3 घंटे। तो देखो 1 घंटे का अंतर आया क्या, 1 घंटे का समय बचा, हाँ बचा। तो ये कंडीशन को मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको उड़ाना है ऑप्शन से। ऑप्शन से करने में ज्यादा सहूलियत होगी, नहीं तो आपको कैलकुलेशन पड़ जाएगा। जो फार्मूला होता है एस, फिर दूसरी स्पीड का गुणा कराते हैं, नीचे अंतर लिखते हैं, तो इतना सभी आप नहीं करना है, ऑप्शन से करना था। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, चलिए। एक बंद आयताकार टंकी है, बंद आयताकार टंकी मतलब घनाभ की बात हो रही है, ठीक है ना। ये होती है हमारी बंद आयताकार टंकी। यहाँ पे, यहाँ देखेंगे ये आयताकार टंकी मतलब घनाभ, जिसकी लंबाई मीटर में दी है 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। यदि अंदर की दीवारों और तल को रंगने की लागत 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल लागत कितनी होगी। यानी कि जो टंकी है उसको उसके चारों तरफ रंगना है, मतलब चारों तरफ की दीवारों को। तो किसी भी टंकी की चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। और वक्र पृष्ठ भी चाहिए है, और नीचे तल, तल मतलब आधार, आधार का क्षेत्रफल भी चाहिए। तो हम तो वैसे भी वक्र पृष्ठ कैसा निकालते हैं, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल तैयार हो गया। लेकिन उसमें शामिल करना है तल को रंगने की, तल मतलब इसका बेस कैसा है, तो इसका बेस भी कैसा है, आयताकार, उस आयत का क्षेत्रफल भी हमें शामिल करना है। यानी कि हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे और इसके बेस पर, इसके तल पर जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और फिर जो भी वर्ग मीटर में हमारा आएगा क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में आप गुणा कराएंगे 25 का। क्यों कराएंगे गुणा 25 का, क्योंकि एक वर्ग मीटर का 25 रुपए लग रहा है। तो जितने भी वर्ग मीटर आएगा, जैसे मान के चलो 400 वर्ग मीटर आया, तो आप उस 400 में 25 का गुणा तो कराएंगे, और जैसे ही 25 का गुणा कराएंगे तो आने वाला आंसर जो भी होगा 25 का गुणज बन जाएगा, 25 का गुणज बन जाएगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वह 25 का गुणज होगा, यानी 25 से कटने वाला होगा। और 25 की विभाजिता क्या होती है, 25 की विभाजिता होती है कि हमारे अंतिम 2 अंक 25 से कटने चाहिए। क्या इसके लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हैं, नहीं। इसके लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे हैं, नहीं। इसके 2 अंक कट रहे हैं, नहीं। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हैं, यानी यही हमारा आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ विभाजिता के नियम से मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आंसर मतलब कब का क्वेश्चन है हमारा, 2025 एमपी कांस्टेबल का। तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन तो आए हैं, तो उन बच्चों से नहीं हो पाए हैं जिनके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं थी। बात समझ रहे ना। तो अभी तक हमारी 3 क्लास तो हो चुकी है, ये शायद हमारी 4थी क्लास हो रही है। इसमें मैंने आपको प्रिज्म, पिरामिड और मेंसुरेशन के जो भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे कराए हैं, और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। तो जल्दी से आपको हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो आने वाले समय में आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अभी बात को समझे क्या। यहां जैसे ही आपने देखा कि 1 वर्ग मीटर का कितने रुपए लगेगा, 25, तो इसका क्षेत्रफल दीवारों का और तल का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसमें हम गुणा तो 25 का कराएंगे ही, और जैसे ही 25 का गुणा कराएंगे तो आने वाली संख्या 25 का गुणज होगी, यानी कि 25 से कटने वाली होगी। तो 25 की विभाजिता के अनुसार ये तीनों ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वो हमारा आंसर है। बात को समझे क्या, बिना सॉल्व किए आप आंसर कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो हमें बताना क्या है, अंदर की दीवारें, तो अंदर की दीवारों का मतलब है वक्र पृष्ठ। तो मैंने आपको सिखाया है किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ चाहिए है, आप मेरे साथ बोलो, आधार का परिमाप, वक्र पृष्ठ चाहिए है तो बोलो आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, गुणित ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यानी इसके आधार पर कौन सी आकृति बन रही है, इसके आधार पर कौन सी आकृति बन रही है। तो इसके आधार पर आकृति कौन सी बन रही है, आयत बन रही है, आयताकार बोला उसने, जिसकी लंबाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई कितनी है, 2 है।
और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 1.5 मीटर दे रखी है। अगर हम आधार का परिमाप निकालेंगे, मतलब आधार पे बना है आयत, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई गुणा 2, यानी यहाँ भी लंबाई चौड़ाई है, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा बोलते हैं ना कोष्टक के बाहर लिख के। तो 3 और 2 5, और 5 यहाँ होगा, 5 3 और 2 5 दूनी 10, आधार का परिमाप आएगा 10। नीचे अगर इसके आयत बना है तो अगर ये 3 है तो ये 2 है, ये 3 है तो 2 है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, 3 2 5 3 2 5, तो 5 और 5 10 हुआ कि नहीं। या ऐसा भी बोल सकते हो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, आधार का परिमाप हो गया गुणा ऊंचाई 1.5, तो 1.5 गुणा 10 करोगे तो 15 एकम 15, शून्य की शून्य और दशमलव यहाँ पे हटा दोगे, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे आएगा देखो 15, यानी कि हमारा क्षेत्रफल जो है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ जो है वो हमारा आ गया है 15। ठीक, लेकिन हमें चाहिए है तल का भी क्षेत्रफल, और तल पे क्या बन रहा है, तल पे बन रहा है आयत, और हम सभी जानते हैं कि इस तल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3 दूनी 6, तो इसमें 6 और शामिल कर दो, तो टोटल क्षेत्रफल हो गया 21, और 21 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल हो गया, और 1 वर्ग मीटर का हमें लगने वाला है 25 रुपए। तो 21 वर्ग मीटर का कितना, अरे भाई 1 की वैल्यू मालूम है, 25 की निकाली है, कराएंगे गुणा, तो गुणा कराएंगे 25 एकम 25 का 5, यहाँ 2 आएगा, 25 दूनी 50 और 2 हो जाएगा 52, तो देखो 525 रुपए निकल के आया ना। तो इस प्रोसेस से आपको बचाने के लिए मैंने आपको बताया था गुणज वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था और आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना, चलिए, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको मुझे बताना ही बताना है, क्योंकि इसके पहले की क्लास में और ढेरों क्लासों में मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो जब तक मैं पानी पी रहा हूं आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे सॉल्व करने से पहले आपने इसका मतलब आंसर मुझे बताया था। ठीक, और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उसको मैं अभी सिखाऊंगा। ठीक, चलिए, तो फिर मैं करने जा रहा हूं, जिन बच्चों का आ गया था वो कमेंट करेंगे, मैं उसमें टाइमिंग के हिसाब से देख लूंगा कि किन बच्चों ने मेरे सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व किया था, और आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो बिल्कुल आपको वैसा ही फील होगा जैसे आप किसी ऑफलाइन क्लासेस में जाके पढ़ते हैं, और मैं यहाँ आपके कमेंट्स भी पढ़ पाऊंगा। ठीक, चलिए, राम ने 2 वस्तुओं को 4500 रुपए में बेचा, एक पर उसे, उसमें लिखा है देखो प्रत्येक, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, शोर नहीं करो, चले जाओ नीचे जाओ, लेके जाओ उसको। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि जब 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य हो समान, और एक वस्तु पर हमें हो जाए लाभ, कॉन्सेप्ट याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता ही है, और एक वस्तु पे हो जाए हमें हानि, एक वस्तु पे हो जाए हमें हानि, तो जो लाभ का प्रतिशत है और जो हानि का प्रतिशत है उसका संख्यात्मक मान अगर बराबर है, उसका संख्यात्मक मान बराबर है, तो ऐसे सौदे में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा होगी हानि, हमेशा होगी हानि। तो देखो, राम ने 2 वस्तुएं 4500 रुपए में प्रत्येक में बेची, मतलब हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, तो समान है, हाँ एक कंडीशन मैच हो गई, एक पर लाभ एक पर हानि होनी चाहिए, और दोनों के प्रतिशत होने चाहिए समान, जैसे कि 20% 20%, तो देखते ही बोल देना कि हमेशा होगी हानि, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, दोनों प्रतिशतों का कराना है गुणा, यानी 20 गुणा 20 लिखा, और नीचे लिखना है 1 बार 100, होगा क्या, शून्य से शून्य कट जाएगा, बचा 2 दूनी 4, तो 4% हमारी निकल के आएगी हानि, तो यहाँ कहाँ है 4%, 4% लॉस मतलब हानि, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, देखते ही आंसर कर पाओगे। तो पहले की क्लासेस में भी किया है, अभी भी किया है, अभी भी जो एग्जाम चल रहे हैं 101% ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो कभी ना कभी आपको जरूर एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, तो जरूर इसे सीख के रखिए। ठीक है ना, चलिए, यदि किसी संख्या का 45%, सॉरी, यदि किसी संख्या का 15% 45 है, तो उस संख्या का 40% बताइए, उस संख्या का 40% बताइए।
ये भी कोई क्वेश्चन है, 15% की वैल्यू दे रखी है 45 है, यानी कि ये जो आप 45 देख रहे हैं ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 15% की। तो 15% की वैल्यू 45 है, हमसे पूछा है 40% की, तो गुणा सीधा करा दो 40%। 40% प्रतिशत का मान नहीं लिखना है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब यहाँ देखो 15 एकम 15 × 45, 40 × 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो हमसे टाइम लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास कोई स्मार्ट अप्रोच है तो हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, संख्या ये दे रखी है, ये आपकी संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, और इसमें उसने 2 नंबर मिस कर दिए हैं जिनकी जगह पे उसने लिख दिया है, एक जगह पे लिख दिया है m और एक जगह लिख दिया है n। 72 से विभाज्य है, हमें m और n का मान निकालना है, फिर वो मान हमें यहाँ लिखना है, और यहाँ लिखने के बाद हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए संख्या को लाते हैं अपने मैदान में, 3, 8, 9, यहाँ आ गया है अपना m, यहाँ 6, यहाँ 3, n। उसने कहा है कि संख्या जो है वो है 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो क्या मैं इस 72 को तोड़ के इसका पोस्टमार्टम करके ऐसा लिख सकता हूं 8 नाम 72, 8 नाम 72? क्या इसके हम ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं? यानी कि जो संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 का अगर हम डिविजिबिलिटी रूल बनाएं तो क्या बनना चाहिए, तो डिविजिबिलिटी रूल बनना चाहिए 8 और 9। जो संख्या 8 और 9 से विभाज्य होगी वही संख्या 72 से भी विभाज्य होगी। बात समझ रहे ना, 8 और 9 इसके बच्चे हैं, यानी इसके गुणनखंड हैं। 8 और 9 ही क्यों सर, हम 24 दिया क्यों नहीं लिख रहे? तो आपको ऐसी संख्याएं लेके आना है गुणनखंड में जिनके खुद के रूल्स हैं। तो आपने 8 की विभाजिता का नियम पढ़ा होगा और साथ में आपने 9 की विभाजिता का नियम पढ़ा होगा, लेकिन आपने 24 की विभाजिता का नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं लेके आया हूं 8 और 9 का। बात समझे ना। तो जो संख्या 8 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य, सबसे आसान जो होता है तो वो होता है 9। सबसे पहले आपको चेक करनी है 9 की विभाजिता, बात समझ रहे ना। और 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, तो हम बात कर रहे हैं 9 से जिसके अंकों का योगफल 9 से कट जाता है, 9 से विभाज्य हो जाता है, वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। या फिर ये कहें जिसके अंकों का योगफल 9 होता है वही संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो हमें देखना है कि अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9। 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल 9 ही होना चाहिए, तभी संख्या 9 से विभाज्य होगी। या ये कहें कि अंकों का योगफल वो होना चाहिए जो संख्या 9 से कटे। तो भाई 9 से कौन कटेगा, 9 से कौन कटेगा, जो 9 होगा खुद ही। अंकों का योगफल हमेशा एक अंक में लिखना है आपको, यानी एक ही अंक में आता है। एक से ज्यादा अंक हैं उन्हें आपस में जोड़ दो तो अंकों का योगफल आपको बताना है। अंकों का योगफल 9 होगा तभी संख्या 9 से विभाज्य होगी। दूसरी बात, जब आप अंकों का योगफल निकालते हैं तो 9 का कोई काम नहीं होता, यानी आप देखें तो 9 को छोड़ सकते हैं। जैसे कि 6 और 3 9, ये हमारे काम का नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो 6 और 3 9, 9 से 9 कट गए, काम का नहीं। ये 9 चला गया, ये 9 चला गया, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ 8 3 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो आएगा 2। 8 और 3 11, 11 को आपस में जोड़ोगे 2, यानी अभी तो आया है 2। और चूंकि यह संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब 9 से भी विभाज्य होगी क्योंकि 9 इसका बच्चा है। जब इस पापा संख्या से विभाज्य है तो 9 से तो विभाज्य होगी ही। अब यहाँ अंकों का योगफल 2 आया है, तो अगर इस 2 को यानी इस संख्या को विभाज्य 9 से करना है तो अंकों का योगफल 9 ही होना चाहिए। तो 6 3 9 हमने छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 8 3 11, 11 मतलब 1 और 1 2। अब इस 2 को हमें बनाना पड़ेगा 9, तो इस 2 को अगर हमें 9 बनाना है तो हमें क्या शामिल करना पड़ेगा इसमें, 7। यानी कि ये जो 7 है वो m और n का मान होना चाहिए, m धन n का मान होना चाहिए। अंकों का योगफल फिलहाल आ रहा है 2, लेकिन अगर संख्या 72 से विभाज्य मतलब 9 से विभाज्य है, और अगर 9 से विभाज्य है तो अंकों का योगफल 9 होना चाहिए। फिलहाल अंकों का योगफल है 2। सर ये 6 3 9 क्यों काट दिए, ये 9 क्यों काट दिए? जब भी आप अंकों का योगफल निकाले तो आप 9 को छोड़ सकते हैं, 9 का कोई काम नहीं होता। तो अंकों का योगफल आया है 2, लेकिन हमें बनाना तो है 9, तो जब भी 9 बनाना है तो 2 को 9 बनाना है, कितना शामिल करना पड़ेगा, 7। यानी कि m धन n बराबर कितना आना चाहिए, 7। एक बात हो गई। दूसरी बात
यहां यहां आप देख पा रहे हैं लास्ट में जो आप संख्या देख रहे हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है ये, यहां फिर से लिखेंगे इस संख्या को, यहां लिखा है 63n, 63n। और अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 8 से भी विभाज्य है, क्योंकि ये संख्या 72 से विभाज्य है, और 72 से विभाज्य मतलब 8 और 9 से विभाज्य है। 9 का मामला तो हमने सुलझा लिया है, अब बचा है 8 का। तो 8 की विभाजिता का नियम होता है, 8 की विभाजिता का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक यहाँ पे लिखा है 63n। अगर इसको मैं 8 से काटता हूं तो 8 एकम 8 साते 56 हो जाएगा, हो गया 8 साते 56, और यहाँ शेष फल बच जाएगा 7। अब इस 7 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिख दूं, 7 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिख दूं कि ये संख्या 8 से कटने लगे। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ n की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या मैं यहाँ पे शामिल कर दूं कि ये संख्या 8 से कटने लगे। ये हमने 3 अंक क्यों लिए, क्योंकि 8 की विभाजिता का नियम है अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक में है 6, 3 और n। 8 साते 56, 56 तो कट गया, बचा कितना 7। इस 7 के बाजू में ऐसा क्या लिख दूं कि संख्या 8 से कटने लगे। तो 7 की लाइन में ऐसी कौन सी संख्या है जो संख्या 8 से कटती है, 8 नाम 72। तो 7 को 72 अगर बनाना है तो इस n की जगह पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा 2 को, यानी कि इस n का मान निकल के आएगा 2। अगर ये 2 है तो m 5 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिला के तो 7 होना है 9 के नियम के अनुसार। तो m की वैल्यू आ गई है मेरे भाई 7 और n की वैल्यू आ गई है 2। तो यहां से हमारी m और n की वैल्यू निकल के आ गई। इस पे हमें रखना है, उसने कहा है 6m, 6m मतलब m का मान लिखना है 6 पंचे 30, ठीक है ना, धन n का मान है 2, 7n, 7n मतलब 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, तो 30 और 14 हो गया 44। आगे आपको दिख रहा होगा 7 और 44। यहां देखेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे है देखो अंडर रूट, यहाँ पे है अंडर रूट, है ना। तो इसको आपको करना है सॉल्व में, इसका बताना है वर्गमूल। तो 44 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, 44 का तो वर्गमूल होता नहीं है। तो 44 को हम तोड़ के लिखेंगे, 44 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 11, 4 गुणा 11, और 4 का वर्गमूल होता है 2, और यहाँ आ जाएगा अंदर 11। तो हमारा आंसर होगा 2 अंडर रूट 11। स्लाइड मैंने ही बनाई है तो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या था। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे वर्गमूल का सिंबल टाइप नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे वर्गमूल था, इसलिए हमारा आंसर है 2 अंडर रूट 11। तो विभाजिता का काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जहां से 2 वैल्यू मिस थी। मैंने आपको बताया कि 72 से विभाज्य मतलब 72 से विभाजित करने के लिए 8 और 9 चाहिए। तो 8 और 9 की विभाजिता के अनुसार हमने दोनों के मान निकाले, और जो भी हमसे आंसर पूछा हमने उसे सॉल्व करके बताया है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए। ए और बी की आयु का अनुपात, तो आयु का मतलब उम्र संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं उसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी की आयु दी है, ए है और हमारा बी है। आयु का अनुपात 5:3 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये हमारा वर्तमान है 5 और 3। 8 वर्ष बाद, यानी यहां से 8 वर्ष बाद, बाद बोले इसलिए आगे लेके जाओ, उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 7:5, 7:5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आयु का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही आसान होता है। यानी अगर ए की आयु और बी की आयु वर्तमान में जो भी है 8 साल बाद या 20 साल बाद, जितने भी साल बाद या पहले कहे, तो आयु का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपस का अंतर जो होता है वो हमेशा समान होता है। यानी ए और बी की आयु में जो अंतर पहले था वही वर्तमान में रहेगा, वही आगे चल के रहेगा। जैसे आप और आपके भाई के बीच में अगर 5 साल का अंतर है, आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है, तो वो पहले भी 5 साल बड़ा था आपसे, बचपन में भी 5 साल बड़ा था, बीच में भी आपसे 5 साल बड़ा था, और आगे भी आपसे 5 साल बड़ा होगा। यानी आयु का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर अनुपात हमें दिया है तो इनका अंतर हमेशा समान होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। अगर ये अंतर समान है तो बस हम क्वेश्चन को कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। यानी कि 5 से उसकी आयु कितनी हो गई है 7, यानी कि यहां से कितने वर्ष की वृद्धि हुई है 2, यानी कि 2 साल बाद, जबकि क्वेश्चन में यही वैल्यू दी है 8 साल बाद।
उनके साथ उनके हिसाब से यानी क्वेश्चन के हिसाब से 8 वर्ष का गैप है यहाँ से यहाँ तक, जबकि हमारे हिसाब से हमारा हिसाब अनुपात होता है 5 से कितना हुआ है 7, 3 से कितना हुआ है 5, तो सिर्फ कितने बड़े हैं 2, हमारे हिसाब से 2। सही है क्या है, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु है 5, 2 एकम 2 चौके 8, 4 पंचे 20 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन को आप अनुपात से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमसे मतलब ऑप्शन से कर सकते हैं, एक ही आयु पूछ रहा है तो एक ही वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 5, तो जो भी ऑप्शन 5 से कट रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 5 से नहीं कट रहा है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो सर कैसे करेंगे, ये तो 3 है, तो दूसरी कंडीशन में करनी है कि 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:5 हो जाएगा, मतलब 8 वर्ष बाद एक ही आयु जो है वो 7 हो जाएगी, यानी 7 से कटनी चाहिए। तो अगर इसकी वर्तमान आयु 30 है तो 8 साल बाद हो जाएगी 38। क्या 38 इस 7 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं है। अगर 20 है उसकी वर्तमान आयु तो 5 से तो ये कट रहा है, लेकिन 8 साल बाद, तो 8 साल बाद ये हो जाएगी 28। क्या 28 7 से विभाजित है, आप कहेंगे हाँ, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। और ये तो हमने पहले ही बाहर कर दिया था। अगर उसकी वर्तमान आयु 25 है तो 8 साल बाद 33 होगी। क्या 33 7 से कटता है, आप कहेंगे नहीं। तो विभाजिता के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन से ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं पता है तो। ठीक है ना। चलिए, एक पाई चार्ट एक परिवार के खर्च को दर्शाता है। यदि भोजन खर्च वाले खंड का कोण 720 है तो कुल खर्च कौन सा भिन्न भोजन पर खर्च किया गया है। तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे यहाँ जो आप देख रहे हैं 720, ये 720 नहीं है, ये 720 नहीं है, यहाँ पे है अपना 72 डिग्री, 72 डिग्री। ठीक है ना। तो पाई चार्ट आप बनाते हैं, डिग्री में भी बना सकते हैं और कई बार परसेंटेज में भी बनता है, लेकिन अगर डिग्री की बात हो रही है तो पाई चार्ट का जो कुल मान है यानी कि टोटल है वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि कोण का कुल मान क्या है 360 डिग्री। और अगर ये प्रतिशत होता तो कुल मानने के लिए हम 100% का इस्तेमाल करते। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे आसान क्वेश्चन ऐसे बन गया, वो बोल रहा है कि कोई पाई चार्ट है, वो इस तरीके से हम पाई चार्ट बनाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा इसका कोई कोण होगा 72 डिग्री शो कर रहा है, किस पर, भोजन पर, किस पर, भोजन पर। तो उसने कहा है तो कुल खर्च का, तो कुल खर्च जो भी होगा इस पूरे डायग्राम पे बना होगा, और हम सभी जानते हैं कि एक राउंड कंप्लीट किया मतलब 360 डिग्री। तो पाई चार्ट में कभी भी अगर कुल मानना है और डिग्री के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो कुल हमेशा 360 डिग्री होगा, और अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो कुल हमेशा 100% होगा। तो उसने कहा कुल खर्च का, तो कुल खर्च है हमारा 360 डिग्री। कौन सा भिन्न, भिन्न बनाने के लिए मतलब कौन सा हिस्सा भोजन पर खर्च किया है, तो भोजन पर 72 डिग्री का कोण खर्च किया है भोजन पर, तो ऊपर लिखना है सिर्फ 72 डिग्री। ठीक है ना। 72 एकम 72 पंचे 360, तो भिन्न बन गई 1/5, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो पाई चार्ट में अगर डिग्री की बात हो रही है तो कुल 360 लेना है, और प्रतिशत की बात हो रही है तो 100% लेना है। ठीक, चलिए। तो ये एक साधारण ब्याज का काफी बढ़िया क्वेश्चन था। एक राशि को 3:4:5 के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए, दूसरा भाग 8% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, और तीसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि तीनों भागों से प्राप्त कुल साधारण ब्याज इतना है तो कुल निवेशित राशि क्या है, यानी कि हमसे कुल मूलधन पूछा है। अब उसने मूलधन के हमें अनुपात बताए हैं 3, 4 और 5। 3 हिस्से उसने किए, 1, 2 और 3। 3 हिस्सों को उसने बांटा है 3 अनुपात, 4 अनुपात और 5 के अनुपात में। तो यहाँ x लिखने वाली बात तो हमें करनी नहीं भाई, x वगैरह लिख के हमें सवाल को बढ़ाना नहीं है। तो करना कैसे है, अगर उसने 3, 4, 5 बोला है तो मुझे 3 का पहला हिस्सा, जैसे 3 रुपए उसने उधार दिया, तो 3 रुपए पर 6% की दर से 2 वर्ष का ब्याज लेना है। अब 3 का 6% मुझे निकालने में थोड़ी सी सहूलियत तो नहीं हो रही है, यानी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि तीनों जगह 100 का गुणा करा देता हूं, तो यहाँ 300 आ जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा। सर ये क्यों करा दिया भाई, मैंने अपने मन से, क्योंकि मुझे 3 का प्रतिशत निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर यही 3 की जगह 300 होता, 4 की जगह 400 और 5 की जगह 500,
तो इसका 10%, 6%, 5% निकालने में मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जाती। तो मुझे काम करना है अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो अनुपात का सबसे अच्छा स्वभाव ये होता है कि आप उसमें सभी जगह समान संख्या का गुणा करा सकते हैं, सभी जगह समान संख्या से भाग करा सकते हैं, उसके अनुपात पर, उसके स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसके इसी स्वभाव का फायदा उठा लिया कि मैंने 3 को 300, 4 को 400 और 5 को 500 बना दिया, यानी सब जगह 100-100 का गुणा करा दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 100 का गुणा है, यहाँ 1000 का, यहाँ 500 का, नहीं, फिर ये हमसे बुरा मान जाएंगे। यानी कि हमें कराना है सब जगह सभी जगह समान संख्या का गुणा। तो पहला भाग 300 है, दूसरा भाग 400 है, तीसरा भाग 500 है। अगर आप इनके अनुपात निकालेंगे तो यही आएंगे, यानी कि इनके अनुपात से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पहला भाग 6% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए। तो 1 साल का अगर हम 6% लेंगे तो 2 साल का हम लेंगे, कितना लेंगे भाई, 2 साल का हम लेंगे 12%, यानी इसका 12% हमें निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका 1% निकालेंगे तो 3 रुपये आएगा। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, पीछे से एक शून्य हटाओ, लेकिन किसी भी संख्या का 1% निकालना है तो पीछे से 2 शून्य हटाओ। 10% के लिए एक शून्य कम कर दो, यानी 300 का 10% 30 होगा। लेकिन अगर 1% चाहिए है तो 300 का 1% चाहिए तो पीछे से 2 शून्य हटा दो। तो 300 का 1% 3 होगा तो 12% होगा, 12 या 36, यानी 36 रुपए यहाँ से ब्याज मिलेगा। यहाँ से ब्याज मिलेगा, हम बात कर रहे हैं ब्याज की, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया। दूसरा केस देखो, दूसरे भाग पर 8% के हिसाब से 3 वर्ष का, यानी 8 या 24, यानी 400 पे चाहिए है हमें 24%। तो आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। 1% अगर यहाँ पे हम निकालें, 1% 4 होगा तो 24%। अरे भाई 1% 4 है तो 24%, 24 चौके हो जाएगा हमारा 96। या आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं, 10% हो गया 40, 20% हो गया 80। अब हमें 4% और चाहिए, 1% 4 है तो 4%, 4 चौके 16, 80 और 16 हो जाएगा 96। तो 96 रुपए का ब्याज यहाँ से मिल जाएगा। तीसरा केस क्या कह रहा है कि 10% के हिसाब से 4 वर्षों का, तो 10 चौके 40% आपको यहाँ से लेना है। तो इस संख्या का हमें 40% चाहिए है। इसका अगर हम 10% देखें तो 50 आएगा, 20% 100, 30% 150 और 40% हो जाएगा 200, यानी कुल ब्याज यहाँ से 200 मिला। तो तीनों राशियों का कुल ब्याज कितना हो गया अपने हिसाब से, 200 और 200, और इसको अगर मैं 100 बोल दूं तो 300 हो जाएगा। तो इसमें मैंने 4 इससे ले लिया, यहाँ बचा 32, तो 332, इन सभी को जोड़ेंगे 332 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज ये उनके हिसाब से तो दे रखा है 8300, तो यहां से अप्लाई करेंगे हम अपना ब्रह्मास्त्र। उनके हिसाब से कुल ब्याज है 8300, हमारे हिसाब से कुल ब्याज है 332। गुणा चाहिए क्या, गुणा चाहिए क्या, कुल निवेशित राशि, यानी कि हमें चाहिए है मूलधन, और मूलधन हमने बना लिया था 5 4 9 3 1200, ये हमारा मूलधन है। तो उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से कुल ब्याज 8300, हमारे हिसाब से कुल ब्याज है 332, चाहिए है कुल मूलधन यानी कि 1200। 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 शून्य के 2 शून्य, 83 से जाएगा 83 एकम, 83 एकम, 2 शून्य के 2 शून्य, और 300 गुणा 100 कराओगे, आंसर आ जाएगा अपना 30,000। 300 एकम 300, 2 शून्य के 2 शून्य, 30,000 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो जो भी आंसर है यहाँ आपको दिख रहा है। चलिए, एक फोन का मूल्य 10,000 रुपए है और उस पर 5% की छूट दी जाती है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं जो बहुत ही आसान थे, जिनमें हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 5% की छूट दी गई, यानी 5% कम करके बेच दिया गया है। अब 10,000 का अगर हम 10% निकालें तो आएगा 1,000, लेकिन हमें 10% नहीं चाहिए, हमें तो आधा चाहिए, 10 का भी आधा। तो भाई जब 10% 1,000 है तो 5% कितना होगा, 5% 500 होगा, यानी 500 रुपए का डिस्काउंट कर लिया है। 10,000 पे 500 रुपए कम कर लिए, यानी वस्तु को बेचा होगा 9,500, 9,500 रुपए में। बात समझे ना। तो पढ़ते पढ़ते भी हो जाते हैं बहुत से क्वेश्चन, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बच्चों को क्लास में, ऑफलाइन क्लास में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और बिल्कुल बोल के भेजा था यहाँ से कि ऐसा क्वेश्चन आना तय है। क्वेश्चन को समझिए, एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है।
उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को समझिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रिपलेट से है। देखो कैसे ट्रिपलेट से है, यहाँ देखो, ये हमारा वृत्त हो गया। जीवा हम सभी जानते हैं कि वृत्त की जीवा क्या होती है, ठीक है ना। ये यहां से मैं आपको बता देता हूं, ये वृत्त की जीवा है, ठीक है ना। क्या सीधी है? हाँ सीधी है। तो यहां देखेंगे, अगर ये वृत्त की हमारी जीवा है, यहां होता है वृत्त का केंद्र, ठीक है ना। अब उसने कहा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर वृत्त की, 8 सेंटीमीटर दूर है एक जीवा वृत्त के केंद्र से। ये जीवा है वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है? 8 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8। इतनी बात समझ गए? जी सर। और उसने कहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या आप देख पा रहे होंगे वो 10 सेंटीमीटर है। अब भाई वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? इस वृत्त के केंद्र से परिधि, ये परिधि यानी इसकी बाउंड्री, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं। तो ये केंद्र है, यहां से आप यहां खींचेंगे ये भी त्रिज्या कहलाएगी, यहां खींचेंगे ये भी त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन आपको खींचना कहां है? आपको खींचना है इस जीवा के अंत में, यानी कि इस केंद्र से लेके यहां तक की दूरी। देखो परिधि को टच किया, मतलब यही हमारी त्रिज्या है जो कि दी है 10। तो इस टाइप की आकृति हमेशा याद रख लो आप, कि यहां जो आप देख पा रहे हैं कि जीवा पर जो ये लंब होता है, यानी केंद्र तक की दूरी होती है, केंद्र तक की दूरी होती है, यहां पे जीवा के साथ में बनाती है 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज का लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया यहां से लेके यहां तक, और ये हो गया इसका कर्ण। तो ये जो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाता है। बात समझे ना। तो अगर ये 8 है ये 10 है, तो हमें अगर ट्रिपलेट याद है, तो अगर ये 8 है ये 10 है तो ये हमारी 6 होगी। यानी कि अगर आप इनको आपस में काट के देखोगे तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो जहां 4 है 5 है वहां पे 3 होगा ही। अब 4 की वैल्यू 8 है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 3 की वैल्यू होगी 6। तो ये जीवा का आधा हिस्सा निकल के आ गया 6। लेकिन हमसे तो पूरी जीवा की लंबाई पूछी है। जब ये यहां से लेके यहां तक 6 है तो यहां से लेके यहां तक भी 6 होगा, यानी पूरी जीवा की जो लंबाई होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है उन्होंने देख के बोला होगा कि अगर ये 8 है और ये 10 है तो यहाँ 6 होगा, और ये 6 है तो ये भी 6, तो 6 और 6 12 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। बात समझे ना। तो कभी जीवा की लंबाई बताएगा, लेकिन जीवा पूरी काम की नहीं होती अपने लिए, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज बनता है उसका जो आधार होता है वह जीवा का आधा भाग होता है। आधा ही क्यों होता है? तो केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वह इस पर लंब का काम करती है, यानी कि इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है ना। तो 8 है 10 है तो 6 होगा। अगर ट्रिपलेट याद है इनको आपस में आप काट लो, 4 5 तो यहाँ 3 होगा। 4 की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 6 होगी, दोगुना। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 है, पूरी जीवा हो जाएगी 12। बात समझे ना। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, आपको फिर से सीख के रखना है, आगे भी यह क्वेश्चन आता रहेगा। चलिए, एक खिलौना निर्माता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस प्लास्टिक की गोलाकार गेंदें बनाता है। प्रत्येक खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें गोले का आयतन बताना है, गोले का आयतन हमें बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जो आंसर है, अब हमें पता है कि त्रिज्या यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 है, और अगर त्रिज्या यहाँ पे 6 है मतलब आर को मुझे 3 बार लिखना है, 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 6 जो है, अगर मैं पाई का मान 22/7 लेता हूं तो 7 से कटने वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे, यानी कि मुझे पाई का मान ले लेना चाहिए जो दशमलव में होता है 3.14, वो ले लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ भी 7 का कोई गुणज मिल जाता तो हम उसे बोलते कि ये तो कट गया। तो हमें चाहिए है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है? तो मेंसुरेशन की मैंने क्लास बनाई रखी है, कैसे फार्मूले बनते हैं, एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला कनेक्ट होता है, तो आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल अभी आपको लिखना है 4/3
गुणा, पाई का मतलब लेना है 3.14, वैसे वो लिख के देते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि हमें पाई का मान क्या लेना है। आर क्यूब मतलब त्रिज्या को आपको 3 बार लिखना है, 6 गुणा 6 गुणा 6। ज्यादा से ज्यादा जो हल होगा वो क्या होगा, 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बार कट जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपको ये सॉल्व कराना है, यानी आपको इसमें भाग कराना है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि दशमलव के बाद है 2 अंक, यानी हम इसको जब भी गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक तो होंगे। क्यों क्यों होंगे 2 अंक, क्योंकि इसमें 2 अंक हैं और ये कहीं भी डबल शून्य नहीं बना रहा है। ये दशमलव कब खत्म होगा, जब कहीं ना कहीं इसमें 100 का गुणा होगा, कहीं ना कहीं इसमें 100 का गुणा होगा, तभी ये दशमलव खत्म होंगे। और इनमें से कोई भी संख्या मिलके 100 नहीं बना रही है, आप चाहे तो देख लें, 6 6 36 दूनी 72 और 72 चौके यहाँ पे बोला है तो कहीं भी 100 नहीं आ रहा है। 72 मतलब 2 2 चौके 8 आएगा, यानी कि शून्य तो बन ही नहीं रहा है। दशमलव को खत्म कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ शून्य, शून्य तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा दशमलव के बाद उसमें 2 अंक होंगे। क्या इसमें दशमलव के बाद अंक है, नहीं है, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, यहां आप देख पा रहे होंगे 6 6 36, 36 मतलब 36 किससे कटता है, 9 से, हमारा जो भी आंसर होगा वह 9 से कटने वाला होगा। और बात, हमें इनका इकाई अंक देख लेना है, क्योंकि दशमलव के बाद, यहाँ तो दशमलव के बाद अंक है ही नहीं। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, और दशमलव के बाद 2 अंक के दोनों ही यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो हम इनका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। 6 6 36 का 6 यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, 36 में सिर्फ इकाई अंक 6 लेना है, 6 दूनी 12 का 2, 2 चौके 8 का 8 और 8 चौके 32 का 2, यानी इकाई अंक आना चाहिए 2, तो यहाँ तो 2 है नहीं इकाई अंक पे, यहाँ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 904.32। तो ऑप्शन होने का फायदा ये है। अब ये अप्रोच आप तभी लगा पाओगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि एग्जाम में हमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब यह क्रम आगे भी जारी रहेगा, और जब आगे जारी रहेगा तो ये किसकी जवाबदारी बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक अप्रोच सिखाई जाए जिससे आप गुणा भाग से बच सकें। तो ये जवाबदारी बनती है आपके टीचर्स की। तो आपके टीचर्स आपके साथ हैं, और जितना अच्छा प्रयास हो पाएगा मेरे द्वारा वह सारे प्रयास मैं यहाँ अपने चैनल पर करूंगा। आपसे बदले में सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए है। पहले आप पढ़ लीजिए 1 2 क्लास, फिर आपको अच्छा लगे तो अपना सपोर्ट बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। तो बात समझे ना। तो बिना गुणा किए हमने आंसर बता दिया कि आंसर है 904.32, और यहाँ आप देख रहे हैं 6, यानी जो भी हमारा आंसर होगा तो 6 किससे कटता है, 3 से, तो ये 3 से भी आप देख सकते हैं, या 6 6 36, 36 किससे कटता है, 9 से, तो हमारा आंसर 9 से भी कटने वाला होगा, और 9 से कट रहा है मतलब सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट में 9 से काम नहीं होता, तो 9 तो काम का है नहीं, 4 3 7 2 9, इसने 9 बनाया, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये 9 से विभाजित है। तो कई तरीके हैं, आप विभाजिता के नियम से जा सकते हैं, आप यूनिट डिजिट के साथ जा सकते हैं, आप थोड़ी सी बुद्धि लगा सकते हैं कि यहाँ 14 था, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव को खत्म कर सकता है सिर्फ और सिर्फ शून्य, यानी 10 से गुणा करके, 100 से गुणा करके आप दशमलव को खत्म कर सकते हैं। तो कहीं भी यहाँ पे 10 आने की संभावना नहीं है। आप देख पा रहे होंगे 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 चौके 7 चौके 28 और 2 चौके 8, जैसे भी संभावना है नहीं कि यहाँ पे 100 आ जाए या 0 आ जाए। तो बस हमने यहाँ से क्लियर कर लिया कि जो भी आंसर होगा उसमें दशमलव होगा, और दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, इसमें दशमलव नहीं था, इसमें नहीं था। अब बच्चे 2 जगह है तो क्या करें, तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट देख लिया, यूनिट डिजिट मतलब सिर्फ इकाई अंक पकड़िए, 4 चौके 16 का 6, 6 दूनी 12 का 2, 2 छौ 12 का 2, 2 छौ 12 का 2, जिसका इकाई अंक 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यही अप्रोच मैंने आपके साथ यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है ना। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आपको बताना है, ठीक। चलिए, एक अर्धगोले और एक शंकु का आयतन समान है, तो अर्धगोला और शंकु का आयतन आपको लिखना होगा। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे तो मैंने क्लास बना रखी है, तो आप उस क्लास में जाके देख लें, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कम से कम 20 बच्चे कमेंट में, कम से कम 20 बच्चे कमेंट में लिख के बताइए कि सर हमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले सिखा दीजिए,
कि कैसे बनते हैं, कैसे हम इनको याद रखें, तो मैं आपको बिल्कुल 101% गारंटी के साथ सारे फॉर्मूले सिखा सकता हूं। बस आपको 2D में आयत, वर्ग, त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूले याद करने हैं। बाकी 3D में एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। चाहे प्रिज्म हो, पिरामिड हो, घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, अर्धगोला, गोला, कुछ भी हो, सारे आयतन आप क्वेश्चन को देखते ही बना लेंगे वहां पे। बात समझ रहे हैं ना? तो फिलहाल तो यह संभव नहीं है, लेकिन अगर आप 20 बच्चे वहां पे कमेंट करके कहेंगे कि हाँ सर हमें सीखना है, हमें सीखना है, तो मैं जरूर उस पर एक फिर से बेहतरीन क्लास लेके आऊंगा जिसमें आप सीख ही जाएंगे। ठीक, चलिए। तो अर्धगोला और शंकु की बात हो रही है और हमें लिखना है आयतन, हमें लिखना है आयतन। तो आयतन क्या होता है? अर्धगोला पहले बोला है, तो पहले अर्धगोले का आपको लिखना है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर है इसलिए बराबर लगा दो। सामने है शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। और उसने हमें क्वेश्चन में बताया है, क्या बताया है? अर्धगोले, और अर्धगोले की त्रिज्या भी आर है और शंकु की त्रिज्या भी आर है, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है? समान है। यानी आप आर से आर को भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सर ये कैसे हो रहा है? नीचे से नीचे वाली संख्या आप कैंसिल कर रहे हैं। मेरे बच्चे आप बीच में देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे है बराबर। जब भी इस 1/3 को बराबर के इस साइड लेके आओगे तो जो संख्या यहाँ भाग में है वो यहाँ आके ऊपर यानी गुणा में आ जाएगी, और नीचे से ऊपर वाली संख्या हम काटते ही हैं। इस हिसाब से मैंने उसको वहीं पे निपटा दिया, पाई से पाई चला गया। यहाँ आर क्यूब का मतलब आप समझ पा रहे हैं, वैसे तो मैं यही काट सकता था, लेकिन आप अच्छे से सीखिए। यहाँ आर क्यूब का मतलब है आर गुणा आर गुणा आर। ठीक है ना? यहाँ का मतलब है आर गुणा एच। और उसने कहा है कि दोनों की वैल्यू आर ही है, मतलब आप आर से आर को आसानी से कैंसिल करा सकते हैं। इस आर से ये वाला आर जाएगा, इस आर से ये वाला आर जाएगा। और अगर आप ये बात जानते हैं तो आर वर्ग से अब आर क्यूब को कैंसिल करना, तो 2 बार आर से 3 बार आर को काटोगे फिर भी एक बार आर बच ही जाएगा, तो एक आर बचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू है 2 आर, सामने बचा है सिर्फ और सिर्फ एच। एच मतलब सब क्या लिखें? आर, आर एकम आर, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो एक है। आर एकम, आर एकम तो एक तो आएगा ना, तो यहाँ पे बचा है 1 गुणा एच, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन हमें बताना किसका अनुपात है? हमें उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना है। यानी आर यहीं पे छोड़ दो, एच को इस साइड लेके आओ, तो एच गुणा में है, बराबर किस साइड लेके आओगे तो भाग में यानी बटे में आएगा। सामने क्या बच गया? 1। अब संख्या को उस साइड लेके जाओ, 2 आर का मतलब होता है 2 गुणा आर, जो कि यहाँ पे लिखा ही था। तो गुणा का 2 जब उस साइड जाएगा तो भाग में यानी कि नीचे आएगा। और यहां से हमारी वैल्यू निकल के आ गई। क्या वैल्यू निकल के आ गई? आर की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू 2 है। हमसे पूछा क्या है? पहले ऊंचाई, तो पहले आपको ऊंचाई ही बताना है और त्रिज्या का अनुपात। तो ऊंचाई है हमारी 2, त्रिज्या है हमारी 1, अनुपात बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई 2:1। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है ना? अगर आप 1:2 बोल दोगे तो इसका मतलब है पहले आपने त्रिज्या बता दी, जबकि त्रिज्या की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 1। तो जिस क्रम में आपसे अनुपात पूछता है उसी क्रम में आपको आंसर देना होता है। पहले ऊंचाई बताएंगे तो एच की वैल्यू 2 निकल के आई है और त्रिज्या की वैल्यू 1 निकल के आई है। आंसर है 2:1। यहाँ पे हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपने देखा होगा इसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन का तो लेवल देखने लायक था। लेकिन फिर भी आपको मैंने, अगर सिर्फ सॉल्व करने की बात होगी तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में इसे सॉल्व करके मैं निकल लेता, लेकिन आपको सिखाना भी है तो मैं आपको उस अप्रोच के बारे में भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि मैंने इस अप्रोच को लगाया कैसे। सिर्फ सॉल्व करके निकलना मेरा पर्पस नहीं है, आपको भी समझ में आना चाहिए। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आपको एक बार और देख लेना है क्लास को। लेकिन अगर आप ये चीजें सीख पा रहे हैं तो विश्वास मानिए, कैसा भी एग्जाम हो जाए और कोई भी संस्था बनाने आ जाए, चाहे वो एपटेक हो या कोई अन्य संस्था हो, आपका पेपर निकलना तय है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं और आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जरूर कमेंट किया करें, कमेंट करके बताया करें, तो थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, काम करने में मेरी भी लगन और बढ़ती है। वैसे तो मैं करता ही हूँ ईमानदारी से काम, लेकिन अगर आप बच्चों का सहयोग रहा तो काम करने में और मजा डबल आएगा और मुझे मेहनत करने में काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए, कमेंट जरूर करना है और जितना हो सके शेयर करना है ताकि हमारा
चैनल का जो परिवार है वो जल्द से जल्द 1000 के पार हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। चलिए।